हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहां पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी important current affairs हैं from June 2019 to April 2020. This is our lecture number 24. जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 4 महीनों के करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए. अगर आपको वो सारे करंट अफेयर्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन बहुत ही अच्छा हो जाए, तो चिंता मत करिए. नीचे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वहां पर जाकर आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं. बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं. 20 मिनट्स से लेकर 30 मिनट्स तक के लेक्चर्स हैं, तो इजीली आप उनको कवर कर सकते हैं और अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अक्टूबर के करंट अफेयर्स. बट बिफोर दैट, इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, आप लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा, आपको एक बहुत ही आसान काम करना है. आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड स्टडी आईएएस और आपको मिल जाएगा बेनिफिट, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट. तो जरूर यूज करिए स्टडी आईएएस को और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में एनरोल हो जाइए. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वारी रिगार्डिंग एनी इशू, आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है या आपको हमसे कोई डाउट पूछना है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल सबके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू. स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स बाय नीति आयोग. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए यही चीज है कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है. 4 ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास. अब आपको पता है आपको कहां पर क्लिक करना है. आपको क्लिक करना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के ऊपर, दैट इज नीति आयोग के ऊपर. ठीक है, तो नीति आयोग ने SEQI इंडेक्स निकाला. एंड ये क्यों आया? ये इसलिए आया सो एज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की स्कूल एजुकेशन के सेक्टर में वो कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा रिलायबल है उनका काम, स्कूल एजुकेशन कितनी ज्यादा बेहतर हो रही है या कहाँ पर डिग्रेड हो रही है. ये सब चीज देखने के लिए ये इंडेक्स आया. ठीक है, ये जो इंडेक्स था इट वॉज इन अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस इंक्लूडिंग key stakeholders like Ministry of Human Resource and Development, World Bank, sector expert. ठीक है, ये सब लोग आए. An index consists of 30 critical indicators. ठीक है, तो 30 critical indicators के बेसिस पर देखा गया कि कितना ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है. कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके बिहाफ पर सारे जो स्कूल्स हैं उनको रैंकिंग दी गई है, इफेक्टिवनेस, क्वालिटी, एफिशिएंसी, इन सब के बेसिस पर. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. ये है वो पर्टिकुलर कैटेगरीज एंड डोमेन्स की लर्निंग आउटकम क्या है, असेस आउटकम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी आउटकम, कवरिंग स्टूडेंट एंड टीचर अटेंडेंस, टीचर अवेलेबिलिटी. ठीक है, ये सब चीजें. टीचर अवेलेबिलिटी से एक याद आया, आपने लिनोवो का एक ऐड देखा होगा, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है यूट्यूब पर. उसमें दिखाते हैं कि बच्चे तो स्कूल में हैं बट वहां पर टीचर्स अवेलेबल नहीं है. तो वहां पर उन्होंने कहा कि टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, वी हैव इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू अब सब कुछ मिल जाता है. ठीक है, लोग आराम से पढ़ पा रहे हैं. अब ये स्टडी आईएएस का चैनल है, हम आपके लिए कितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी चीजें लेकर आ पाए. ठीक है, अच्छे अच्छे आपको वीडियोस मिल रही हैं. तो ये भी एक न्यू मीडियम आ रहा है सामने उभर कर, जहां पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में. तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं? आप यहीं पे चैनल पर हैं, नीचे आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब का बटन. सब्सक्राइब करिए, अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए. ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इंडिकेटर्स थे जिनके बेसिस पर देखा गया कि कौन सा स्कूल कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है. ठीक है, 30 इंडिकेटर्स थे. आगे देखते हैं इसके एम के बारे में. एम ये था कि हम देख सके कितनी ज्यादा इंप्रूव हो रही है क्वालिटी, इनहैंस कर सके एजुकेशन को, असेस, इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस प्रोसेस. ठीक है, इन सब चीजों को हम देख सके. रैंकिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें टू फैसिलिटेट लाइक टू लाइक कंपैरिजन, स्टेट एंड यूटी हैव बीन ग्रुप्ड एज लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट, यूनियन टेरिटरी. ठीक है, इन बेसिस पर उनके पॉपुलेशन के बेसिस पर उनको डिवाइड कर दिया कि ये लार्ज स्टेट है, ये मीडियम स्टेट है. ठीक है, State and UT were ranked on their overall performance in the reference year 2016-2017, as well as on the change in the performance between the reference year and base year 2015-2016. इस तरीके से उनका जो रेफरेंस ईयर है उसके बेसिस पर उनकी देखा गया कैसा परफॉर्मेंस है. ठीक है, केरला ने रैंक किया फर्स्ट अमंग ऑल द स्टेट. ओके, while उत्तर प्रदेश केम इन लास्ट.
उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। हाउएवर हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश शोड द मोस्ट इम्प्रूवमेंट, यानी उत्तर प्रदेश माना कि लास्ट आया बट उन्होंने एक इम्प्रूवमेंट दिखाई। ये अच्छी बात है कि इतनी बड़ी पॉपुलस स्टेट है हमारी, कम से कम वो इम्प्रूव तो कर रही है। दिस इज अ वेरी गुड साइन। अमंग स्मॉलर स्टेट जैसे मणिपुर इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर। मणिपुर की एजुकेशन के मामले में, स्कूल एजुकेशन के मामले में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, वाइल चंडीगढ़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो ये चीज आप याद रखना कि मणिपुर स्मॉलर स्टेट में, चंडीगढ़ यूटी में एंड केरला ओवरऑल स्टेट्स में ऐसे इन्होंने टॉप किया है। इट इज टू बी नोटेड दैट ऑल 7 यूटी हैव शोन एन इम्प्रूवमेंट, कि सारी यूनियन टेरिटरी ने एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। वेस्ट बंगाल रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द रैंकिंग। तो वेस्ट बंगाल ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं करा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज नीति आयोग। नीति आयोग दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो है ये पर्टिकुलरली बनाई गई थी 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा हमारे पास प्लानिंग कमीशन थी जो कि 1950 में बनाई गई थी। उसके बाद आई नीति आयोग, एंड प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बहुत ज्यादा डिफरेंट है बहुत सारे मामलों में। इट इज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तरीके का थिंक टैंक है जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि पॉलिसीज को कैसे बनाना है। ठीक है, गवर्नमेंट को आगे क्या क्या इंटरवेंशंस लेने चाहिए कि हमारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो और भी ज्यादा बेहतर हो। नीति आयोग ऑल्सो प्रोवाइड रेलिवेंट टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड स्टेट, कि आप जब पॉलिसीज बना रहे हैं आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, तो नीति आयोग हमारे इंडिया का एक बहुत ही प्रेशियस एक आयोग है, एक थिंक टैंक है। Now the governing council of नीति with the prime minister as its chairman। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, ये चीज आपको पता होगी। और इसमें सारे चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यूनियन टेरिटरी के ये सब होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंशिएंट रिवर अनअर्थ इन उत्तर प्रदेश। देखिए ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में मिली एक नई रिवर, एक नई नदी। यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज एक्सकवेटेड एन ओल्ड ड्राइड अप रिवर इन प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज या प्रयाग में ये मिली है और ये लगभग सूख गई है, बहुत ओल्ड है। ओके, उत्तर प्रदेश में ये मिली है। एंड एक्सकवेटेड रिवर लिंक्ड द गंगा एंड यमुना। ठीक है, ये आप देखिए, यहाँ से आप समझ पाएंगे, ये रही हमारी नदी गंगा, ये रही यमुना। ठीक है, इन दोनों के बीच में मिली है। ये जो डार्क नेवी ब्लू में आपको दिख रही है, ये है वो ड्राइड अप नदी। सिराथू, मंजुनपुर, सिराय अंकेर, कौशाम्बी, ठीक है, इस एरिया से जाती हुई हमें नजर आई है ये। एंड द एंशिएंट बरेड रिवर इज अराउंड 4 किलोमीटर वाइड, 4 किलोमीटर वाइड है ये, 45 किलोमीटर लॉन्ग है। कंसिस्टेड ऑफ 15 मीटर थिक लेयर बरिड अंडर द सॉइल। ठीक है, तो ये काफी पुरानी बताई जा रही है। द न्यूली अनडिस्कवर्ड रिवर वॉज बरिड पेलियो चैनल दैट जॉइंस द रिवर यमुना at Durgapur village about 26 kilometers south of the current Ganga Yamuna confluence at प्रयागराज। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे कि प्रयागराज का पहले नाम क्या था, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले नाम क्या था। ठीक है, हिस्ट्री का भी एक पार्ट बन गया है कि प्रयागराज को पहले क्या बोलते थे या प्रयाग को पहले क्या बोलते थे, तो नीचे लिख के बताइएगा। Now the genesis of these buried rivers followed a report on Paleo Channel on northwest India। इससे क्या होगा, काफी सारी चीजें पता चल पाएंगी कि कैसे गंगा का इवोल्यूशन हुआ, कैसे यमुना का इन्वेशन हुआ। ठीक है, काफी चीजें पता चल पाएंगी। नाउ व्हाट इज पेलियो चैनल? अ चैनल दैट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ एन एक्टिव रिवर सिस्टम। किसी भी एक्टिव रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे लुप्त होता हुआ नजर आता है, उसको हम कहते हैं पेलियो चैनल। इट अकर्स व्हेन रिवर्स चेंज देयर कोर्स ईदर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट और सीवियर फ्लड एंड कट न्यू वंस, कि एकदम से रिवर की डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, और जो दूसरी रिवर है वो अलग थलग सी पड़ जाए। ठीक है, उसके पास कोई सोर्स नहीं हो कि उस पर वाटर जाता रहे या वो प्रिजर्व हो सके, इसलिए वो एक पेलियो चैनल बन जाती है। सम ऑफ द पेलियो चैनल लाई बरिड अंडर यंगर सेडिमेंट्स, की नीचे मिलती है कि हाँ कभी कुछ रही होगी। Paleo channels are commonly occurring landform in alluvial landscape and have an economic significance because of their use in the exploration of freshwater resources। कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेस का इसमें एक्सप्लोरेशन हो सकता है, आर्टिफिशियल रिचार्ज हो सकता है एंड स्टोरेज हो सकता है ग्राउंड वाटर के लिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं पेलियो चैनल्स जो होती हैं, क्योंकि एक एल्यूबल लैंडस्केप देखने को मिलता है। एडिशनली दे आर ऑफ इम्पोर्टेंस
in the location and assessment of mineral deposits such as यूरेनिफेरस ओर्स, गोल्ड, सिल्वर। तो यहाँ पर आपको मिनरल डिपॉजिट भी देखने को मिल जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो यहाँ पर काफ़ी पुराना प्रोसेस के थ्रू जो मिनरल्स हैं ये फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय KS वाल्डिया कमेटी। KS वाल्डिया कमेटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक रिपोर्ट निकाली, दैट इज रिपोर्ट ऑन पेलियोजेनल ऑन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। रिपोर्ट ने स्टडी किया लैंड टेक्सचर, पाइल्स ऑफ सेडिमेंट, शेप्स, फीचर को, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंडर इंक्लूडिंग राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और फाउंड किए कि यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। ठीक है, उन्होंने प्रेजेंट डे घाघर, गंगा, यमुना, ठीक है, इन सब में काफी सारे सेडिमेंट्स फाउंड किए। द रिपोर्ट इज एन असर्शन ऑफ द अजम्पशन दैट रिवर सरस्वती ओरिजिनेटेड फ्रॉम आदिबद्री इन हिमालय टू कल्मिनेट इन द अरेबियन सी थ्रू द रन ऑफ कच्छ। ठीक है, कि रिवर सरस्वती कैसे ओरिजिनेट हुई। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो एंशिएंट रिवर अभी उत्तर प्रदेश में मिली है वो किन किन दो रिवर्स के बीच में मिली है। ठीक है, और अगर कोई पेलियो चैनल मिलता है या कोई ऐसा चैनल जो कि लुप्त हो गया हो तो उसमें क्या क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है, उसका क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोगों का पता चल गया कि वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट मिल सकते हैं। एल्यूवियल तो वो सॉइल हो ही जाती है क्योंकि कभी वहां पर पानी था। ठीक है, तो काफी सारी चीजें, काफी सारी रहस्य उसके थ्रू भी पता चल सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही एक गर्वशाली टॉपिक, दैट इज ब्रह्मोस मिसाइल। हम अपनी बेहतरीन मिसाइल के बारे में बात करेंगे, ब्रह्मोस, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है फीचरिंग इंडियाज प्रोपल्शन सिस्टम, airframe, power supply and other major indigenous component has been successfully test fired। ठीक है, 2019 अक्टूबर में हमें देखने को मिला है। ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन DRDO एंड रशिया के NPOM का। ओके, ब्रह्मोस इज नेम्ड ऑन द रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा इन दोनों को मिला के बनी है। मॉस्कोवा ये रशिया की एक रिवर है। ठीक है, इसके बाद नाम बना है ब्रह्मोस। 2-stage solid propellant engine in the first stage and liquid ramjet in second है इसके पास। एयर टू सरफेस मिसाइल है ये। फ्लाइट रेंज है अराउंड 300 किलोमीटर की। However, India's entry into Missile Technology Control Regime, that is FTCR, has extended the range of BrahMos missile to reach 450 km to 600 km। तो हमें इसका एक फायदा हुआ है। Okay, now BrahMos is the heaviest weapon to be developed on Su-30 MKI fighter aircraft with a weight of 2.5 टन। ठीक है, मल्टी प्लेटफॉर्म एक मिसाइल है ये, जो कि आप लैंड, एयर, सी या मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल, मतलब कैसे भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी दैट वर्क इन बोथ डे एंड नाइट। यानी सुबह हो, रात हो, जब भी आपको लगे कि कुछ खतरे की घंटी आ रही है और अब हमें हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को यूज कर लेना चाहिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लैंड के थ्रू यूज करो इसको, एयर के थ्रू यूज करो, सी के थ्रू यूज करो। अब तो इसकी रेंज भी बढ़ गई है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है। इट ऑपरेट ऑन फायर एंड फॉरगॉट। आपने इसको फायर कर दिया, उसके बाद आप भूल गए, इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस आफ्टर द लॉन्च। आपको गाइड करने की जरूरत नहीं है कि वो टारगेट एरिया में जा रही है कि नहीं जा रही, सब कुछ पहले से ही एक तरीके से फिक्स्ड है। ठीक है, तो फायर एंड फॉरगेट के मेथड पे यूज करती है। एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल करंटली ऑपरेशनली डिप्लॉयड विद स्पीड ऑफ मैक 2.8 which is 3 times more than the speed of sound। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी रफ्तार भी काफी तेज है। Let's move on to the next topic, that is प्रकाश पोर्टल। प्रकाश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया वेब पोर्टल, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी। इसका ये व्यू है कि हम इम्प्रूव कर सकें कोऑर्डिनेशन बिटवीन पावर, कोल एंड रेलवे मिनिस्ट्री टू एंश्योर कोल सप्लाई टू द पावर प्लांट। ठीक है, क्या होता है, ज्यादातर जो कोल सप्लाई होता है वो पावर प्लांट तक हमें डिस्टर्ब होता हुआ नजर आता है, तो वो अच्छे से हो जाए और सारी जो वर्किंग है वो भी अच्छे से होती रहे। ठीक है, रेलवे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए ये प्रकाश पोर्टल आया है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय NTPC। ओके, NTPC ने इसको डेवलप किया है। डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कोल कंपनीज। पोर्टल नॉट एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए ये नहीं है। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, प्रेजेंट मैकेनिज्म टू रिव्यू कोल सप्लाई सिचुएशन कंसिस्ट ऑफ एन इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप।
ठीक है, विच हैज ऑफिसर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कोल, रेलवे, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, पावर यूटिलिटीज, कोल कंपनी, ठीक है, इन सब से सब लोग हैं, एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है। ये देखते हैं कि कोल सप्लाई का सिचुएशन क्या है। द ग्रुप होल्ड्स वीकली मीटिंग होती है कोल सप्लाई की सिचुएशन देखने के लिए, एज वेल एज रेलवे लॉजिस्टिक्स को देखने के लिए। It was observed that this mechanism faced several issues such as scattered information, ठीक है, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पा रही थी, डेटा में एक करेक्टनेस नहीं थी, ठीक है, टाइमली अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो अब ये पोर्टल आ गया है, इस पोर्टल से काफी सारा फायदा होगा। स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड POSOCO can review overall availability of coal at thermal power plant in different regions. आराम से देख पाएंगे कि ये पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। Coal company will be able to track stock and coal requirement, कि कितनी और requirement है कि effective production planning हो सके, इसके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। Indian Railway will plan to place the rakes as per actual coal available. तो बेसिकली सब एक तरह से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वर्क करेंगे इस पोर्टल के थ्रू कि जो कोल अवेलेबिलिटी है वो कैसे भी डिसरप्ट नहीं हो। पावर स्टेशन कैन प्लान फ्यूचर शेड्यूल बाय नोइंग रेक्स इन पाइपलाइन एंड एक्सपेक्टेड टाइम टू रीच, की कितना टाइम लग जाएगा। Now let's talk about NTPC. NTPC is India's largest energy conglomerate with roots planted away back in 1975. 1975 में बनाया गया था नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को, ठीक है, 1975 में आया। मिशन है इसका to provide the reliable power and related situation in an economical, efficient and environment friendly manner. ठीक है, ये एक महारत्न कंपनी बनी मई 2010 में। इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विच वॉज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ द रिपील्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, और उसके बाद से ये इसी उसमें वर्क कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये है कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो है, जो एवरी 5 ईयर आता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उसका रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, ठीक है। एंड अगर हम पोसोको की बात करें, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेटेड लिमिटेड की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है जो कि कंट्रोल करता है ऑल एस्पेक्ट कंसर्निंग ऑपरेशन एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर एंड द नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था जिससे आपको पता हो कि ये जो हम बात कर रहे हैं इन कॉर्पोरेशंस के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये क्या चीज़ है। ओके, ये सब है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, दैट इज CP ग्राम्स। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन ने लॉन्च किया CP ग्राम रिफॉर्म इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। CP ग्राम्स को बेसिकली लेकर आया गया जिससे रिड्यूस हो सके ग्रीवियंस डिस्पोजल टाइम, लोगों की जो परेशानियां होती हैं, जो कंप्लेन होती हैं, वो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो सके एंड इम्प्रूव हो सके क्वालिटी ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल। CP ग्राम की बात करें, ये एक ऑनलाइन वेब अनेबल्ड सिस्टम है, ठीक है, जिसको NIC ने बनाया है, which comes under Ministry of Electronics and Information Technology, METI के अंदर आता है, ठीक है, in association with Directorate of Public Grievance and Department of Administrative Reform and Public Grievances ये आया। The underlying idea was to receive, redress and monitor the grievances of the people, कि लोगों की जो परेशानियां हैं, जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं, उनको हम रिसीव कर सके, उनको सॉल्व कर सके और उनके बारे में एक अच्छा सोल्यूशन निकाल सके। It was launched by Department of Administrative Reform and Public Grievance, which comes under the Ministry of Personal Public Grievance and Pension, ठीक है। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा लोगों को कि वो ऑनलाइन अपने ग्रीवियंसेस, अपने कंप्लेंट्स को आराम से दे पाए। It enables the citizen to track online the grievance being followed up with department concerned and also enable the DARPG टू मॉनिटर द ग्रीवियंस। बेसिकली लोगों को पता चल पाए कि उनका जो ग्रीवियंसेस है वो कौन से डिपार्टमेंट के पास जा रहा है, कितना आगे बढ़ गया है। द प्रोसीजर इंक्लूड डेजिग्नेटिंग अ सीनियर ऑफिसर एज अ डायरेक्टर ऑफ ग्रीवियंस या ग्रीवियंस ऑफिसर इन एवरी ऑफिस टू एंश्योर दैट द सिस्टम रिमेन accessible, simple, quick, fair and responsive, and fixing the time limit
बेसिकली यहाँ पर एक डायरेक्टर ऑफ ग्रीवियंस या ग्रीवियंस ऑफिसर बनाया जाता है इन एवरी ऑफिस, जिससे देख सकें कि सिंपल एंड क्विक मैनर में, बहुत ही फेयर मैनर में, एक फिक्स टाइम में लोगों का जो जो कोई भी ग्रीवियंस है, उनके जो भी कंप्लेंट्स हैं वो जा सकें, वो आगे फॉरवर्ड हो सकें। ठीक है, और इसकी मदद से क्या होगा कि एक जो डेमोक्रेसी है हमारी, वो एक तरह से एक और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं दे आर मोस्ट पावरफुल। ठीक है, अगर उनको कोई भी कंप्लेन है, कोई भी अगर उनकी कोई परेशानी है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट से उसके बारे में बात कर सके और गवर्नमेंट को उसको कन्वे कर सके। इस पर्टिकुलर ऑनलाइन वेब सिस्टम के थ्रू, सीपी ग्राम्स के थ्रू, वो ये भी देख पाएंगे कि उनका जो ग्रीवियंस है, जो उनकी कंप्लेन है, वो किस डिपार्टमेंट के पास जा रही है, कहाँ जा रही है, कैसे सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। Let's talk about the next topic, which is a very interesting topic, commutation of death sentence. 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया that they will commute the death sentence of an accused, ठीक है, जो कि कन्विक्टेड थे, कि उन्होंने पंजाब चीफ मिनिस्टर जो कि दैट टाइम थे उनके असैसिनेशन के लिए। ठीक है, तो एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्टर के रूप में, क्योंकि इट वॉज द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी, हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा एक हमारे लिए एक डे था ये, तो इसीलिए एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्टर के रूप में कम्यूट कर दिया गया उनके डेथ सेंटेंस को। इन द लास्ट 9 years देखा गया कि प्रेसिडेंट ने 20 डेथ सेंटेंसेस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बेसिकली कम्यूट कर दिया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो हम थोड़ा सा इनकी जो टेक्निकलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू ग्रांट पार्डन आर्टिकल 72 में आता है। ठीक है, और ये सिर्फ प्रेसिडेंट को प्रोवाइड है, गवर्नर के पास ये जो पर्टिकुलर ये जो पावर है ये नहीं है। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू पर्सन who have been tried and convicted of any offense in these cases. Cases लिखे हुए हैं punishment or sentence for an offense against union law, या फिर कोर्ट मार्शल का हो, या फिर punishment in a death sentence, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, उसको पर्टिकुलरली पार्डन दे सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं। ओके, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास होता है पावर कि वो पार्डन दे सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, ठीक है, ये सब कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स इज एज फॉलोज। तो थोड़ा मीनिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है पार्डन। पार्डन का आप मीनिंग समझिए, मतलब माफ़ी की, माफ़ी ही दे दी। इट रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन, कि आपको बिल्कुल ही माफ़ी दे दी है, आपके ऊपर कोई अभी चार्ज नहीं है कि आपने कोई गलती करी थी। ठीक है, दिस इज पार्डन, जो कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देखने को मिलता है। फिर है कॉम्यूटेशन। इट डोनेट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विद अ लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। जैसे यहाँ पर हुई है, डेथ सेंटेंस को एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया है, जो कि एक लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है एज कम्पेयर टू डेथ सेंटेंस। ठीक है, तो कॉम्यूटेशन का मतलब ये होता है। सेकेंड इज रेमिशन। इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, कि पर्टिकुलरली आप उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर रहे हो, कि डेथ सेंटेंस से आपने उसको बिल्कुल ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया है, ऐसा नहीं है। आपके सेंटेंस को कम कर दिया जाएगा। जैसे पहले आपको 5 year मिल रहा है, अब आपको 1 year मिल जाएगा। ठीक है, तो इट्स लाइक रिड्यूसिंग द टाइम पीरियड। देन आता है रिस्पाइट, विच इक्वेट्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। इट डू नॉट awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special facts। तो स्पेशल फैक्ट्स में आते हैं जैसे प्रेगनेंसी हो, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, फिजिकल डिसेबिलिटी हो। ठीक है, तो इन सब बेसिस पर आपका जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा लेसर हो जाता है। देन रिप्राइव। इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, स्पेशली दैट ऑफ अ डेथ फॉर अ टेम्पररी पीरियड, कि थोड़ा सा स्टे लगा दिया। Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the president, कि जो इंसान है जो पर्टिकुलरली कन्विक्टेड है उसको पास टाइम मिल जाए कि वो पार्डन ले सके या कम्यूटेशन ले सके प्रेसिडेंट से, अपनी जो बात है वो सामने रख सके। उस टाइम के लिए एक स्टे लगा दिया जाता है सेंटेंस पे, उस समय पे यूज किया जाता है रिप्राइव। तो ये सब वर्ड्स हैं, ये सब चीजें हैं, आपके पॉलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स में आते हैं। ये तो चीज आपको पता होनी ही चाहिए। ओके, नाउ प्रोसीजर फॉलोड फॉर ग्रांटिंग पार्डन,
कि क्या प्रोसीजर होता है, आर्टिकल 72 के अंदर लिखा गया है। सच अ पिटीशन इज देन सेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फिर उसको कंसीडर करती है एंड फाइनली फिर डिसीजन लिया जाता है। After the consultation, recommendations are made by the Home Minister and the petition is sent back to the President. फिर से जाता है President के पास। Purpose of granting pardon. Pardon may substantially help in saving an innocent person. कि कोई इंसान जिसकी कोई गलती नहीं हुई हो, शायद वो फंस गया हो, इसलिए उसको जो पार्डन मिल जाए, ठीक है, उनका जो भी उनका सेंटेंस है उसको खत्म कर दिया जाए। Being punished due to miscarriage of justice, की कहीं जस्टिस देने में कोई जस्टिस डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, और इन केस ऑफ डाउटफुल कन्विक्शन कि उन्होंने किया नहीं हो कोई भी क्राइम बट एक डाउटफुल कन्विक्शन के थ्रू उनको इतनी बड़ी सजा दे दी गई हो। द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्फरिंग दिस पावर ऑन द प्रेसिडेंट इज टू फोल्ड, टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर हो कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके, उस एरर से बाहर निकल सके एंड जस्टिस को प्रिवेल करवा सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूथ कोलैब। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड यूएनडीपी इंडिया ने लॉन्च किया यूथ कोलैब which aims at accelerating the social entrepreneurship and innovation in young India, कि इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है, इनोवेशन का जो कल्चर है, वो और भी ज़्यादा बेहतर हो, और भी ज़्यादा आगे बढ़े। It was co-created in 2017 by UNDP and CT Foundation and is operational in 25 countries across Asia Pacific region. ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में 25 कंट्रीज में पहले से ही ऑपरेशनल है। 2019 में हमें इंडिया में भी ये लॉन्च होता हुआ नजर आया, दैट इज यूथ कोलैब। द इनिशिएटिव एम एट क्रिएटिंग एंड एनेबलिंग इकोसिस्टम टू प्रमोट यूथ लीडरशिप, कि जो हमारे यहाँ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यूथ लोग हैं, वो अपनी लीडरशिप को बढ़ाएं, अपनी इनोवेशन को बढ़ाएं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एंगेज हों। यूथ कोलैब इन इंडिया फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए नए स्टार्टअप्स खोलें, ठीक है, एंटरप्रेन्योर बने। फोकस ऑन यूथ एंड एसडीजीज, ठीक है, AIM and UNDP are collaborating to spread awareness about different issues pertaining to youth, the future of work and the sustainable development goals, कि जो youth हैं वो इस वे में काम करें कि that they are also in line with the sustainable development goals, they are working in a way कि वो environment को ज़्यादा harm नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है, and to promote करना innovation। देखिए, इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर इंसान की ज़िंदगी में रुक जाए तो शायद बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक हो जाती हैं। तो इनोवेशन हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। इनोवेशन इन द वे यू आर, इनोवेशन इन द वे यू सी थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनोवेशन लाने की बात करी जा रही है। द इनिशिएटिव विल कन्वीन सोशल इनोवेशन चैलेंजेस, कि जितने भी जो इनोवेटिव चैलेंजेस आ जाते हैं नेशनल सब नेशनल लेवल पर, उसको हटा दिया जाए। यंग जनरेशन जो है 18 to 29 ईयर्स के, उनको स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व किया जाए कि वो नए नए आइडियाज़ को लेकर आए, नई नई चीज़ों को लेकर आए जाए। नाउ बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। इसको हम कई बारी अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन में ले चुके हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको वापस से डिस्कशन में ले लेते हैं। AIM और एम इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन सेतु, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंडेवर टू प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कि कल्चर बढ़े हमारे देश में। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि प्रमोट करें वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब, ग्रैंड चैलेंजेस, स्टार्टअप बिजनेसेस, अदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, बच्चों को और भी ज़्यादा हेल्प करें कि वो अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ आ सके, ठीक है। नीति आयोग के बारे में अभी हमने डिस्कशन में ले लिया है, तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यूथ कोलैब कौन लेकर आया है, अटल इनोवेशन मिशन क्या है। नीति आयोग के बारे में तो हमने डिस्कशन में ले ही लिया है, ओके, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। So let's move on to the last topic for today, that is India's first e-waste clinic. India's first e-waste clinic for segregating, processing and disposal of waste कहाँ देखने को मिल रही है? भोपाल, मध्य प्रदेश, यानी हमारे इंडिया के एकदम बीच में, मध्य में, ठीक है। तो इंडिया की फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा एंड देन डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB एंड भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है
कि ई वेस्ट क्या होता है। ई वेस्ट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से जो आता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से जो बेसिकली डिस्कार्डेड जो होता है उसको हम ई वेस्ट कहते हैं। उनका हमेशा से एक परेशानी रही है कि उसको कहाँ पर हम डिस्पोज ऑफ करें, कैसे उसको फर्दर यूटिलाइज करें। आप देख सकते हैं आपके घर में भी जैसे कोई चीज़ खराब हो गई, कोई कीबोर्ड खराब हो गया, कोई माउस खराब हो गया, तो इट इज़ नथिंग बट इट्स अ ई वेस्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इशू ये है कि इंडियाज ई वेस्ट जनरेशन इज राइजिंग, 4 to 5% राइज कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग जितना ज़्यादा इंटरनेट के थ्रू जा रहे हैं या फिर इंटरनेट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या गैजेट्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उतना ज़्यादा वेस्ट भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ह्यूज गैप बिटवीन ई वेस्ट जनरेशन एंड ई वेस्ट डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग, इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ये इतनी ज़्यादा तो रेट नहीं है कि इसको हम डिस्पोज ऑफ कर सकें या इसको रिसाइकल कर सकें। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, हमें एक साइंटिफिक मैनर में इसको हैंडल करना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये जो मेथड है, ये जो मंत्र है, इसको यूज करना चाहिए। डिसमेंटलिंग करने की टेक्निक्स लानी चाहिए। ठीक है, इंक्रीज करनी चाहिए कंज्यूमर की अवेयरनेस की, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वो एंगेज करे अपने आप को सस्टेनेबली, ज़्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस ना करे। ओके, ये सब चीज़ें हैं। नाउ द क्लिनिक इज अ 3-month पायलट प्रोजेक्ट, ये एक 3-month पायलट प्रोजेक्ट है। इट वुड बी अ सक्सेस, देन द सेम वुड बी रेप्लिकेटेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में देखा जाएगा अगर ये भोपाल में सक्सेस की तरह आता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विल ईदर बी कलेक्टेड डोर टू डोर, कि आप हर घर जाकर ले लो, या फिर लोग इसको वॉलंटरली आकर इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। सीपीसीबी विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, कि टेक्निकल कैसे कैसे करना है, जिससे हजार्डियस वेस्ट जो है उसको इजीली सेंड कर दिया जाए टू बेंगलुरु फॉर रिसाइकलिंग। दिस वुड इंश्योर साइंटिफिक हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, कि अच्छी तरीके से सब कुछ हो रहा है। द क्लिनिक इज बीइंग कंसीव्ड इन कंप्लायंस विद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, और जो सेग्रीगेशन होगा वेस्ट का वो भी उसी बेसिस पर हो रहा है। कलेक्शन, डिस्पोजल, प्रोसेसिंग, यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ सेफ disposal mechanism, currently the electronic waste, which include defunct and useful electrical or electronic devices, is being discarded along with other household waste। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका सेग्रीगेशन नहीं हो पाता। तो अगर सेग्रीगेशन ही नहीं हो रहा है कि वो बहुत ही हजार्डियस केमिकल्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ह्यूमंस को डिजीजेस बहुत सारी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हम सेग्रीगेट कर दें कि ये ई वेस्ट है और ये ड्राई वेस्ट है, ये गीला वेस्ट है। ठीक है, ऐसे होता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि घर में भी नॉर्मली जो मदर्स होती हैं, दे ट्राई टू सेग्रीगेट दी वेस्ट, कि ये ड्राई वेस्ट है एंड ये वेट वेस्ट है, इनको अलग करना है। ठीक है, इसको अलग करना है। जो वेट वेस्ट है उसको हम फर्दर मैन्योर बनाने में यूज कर सकते हैं, वेयर एज जो ड्राई वेस्ट है वो तो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, 1974 में इसको बनाया गया। ओके, अंडर वाटर एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ओके, नाउ CPCB was entrusted with power and function under Air Prevention and Control Pollution Act 1981। इसका बेसिक काम ये है कि क्लीनलीनेस को ये सपोर्ट दे हर लेवल पर। ठीक है, वाटर पोल्यूशन के लेवल पर या एयर पोल्यूशन के लेवल पर, बेसिकली जो पोल्यूशन है उसको देखे। CPCB आपने देखा होगा कभी भी जब एयर क्वालिटी इंडेक्स ये सब आता है, जब भी CPCB का जिक्र जरूर होता है। ठीक है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, की एयर अच्छे से हो, टेक्निकल सर्विसेज देना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को। ठीक है, ये इसके काम है। So this was all for this video. I really hope you enjoyed it. ऐसे ही आप हमारे साथ करंट अफेयर्स का रिवीजन करते रहिए। हमने इतनी जल्दी इतने सारे मंथ्स कवर कर लिए हैं, अब हमारा अक्टूबर भी जल्दी हो जाएगा एंड फाइनली वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो आप ऐसे ही जुड़ते रहिए, हर दिन रिवीजन करते रहिए। UPSC CSE की एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 2020 एंड 2021, ये कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ज़रूर फॉलो करिए। आपको मिल जाएगा नीचे थम्स अप का बटन, उसको ब्लू कर जाना। यू हैव कमेंट सेक्शन, जहाँ पर आप अपने सजेशंस लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आपको पता ही है आपको क्या करना है, आपको करना है सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, नॉट नेसेसरली IAS
अकेले आप प्रिपेयर कर रहे हो या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल दी एग्जाम्स। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए करंट अफेयर्स का कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, आपको पता है करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही आप हमारे साथ सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।